आज हम लोग पढ़ेंगे मिचेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। तो मिचेल्सन और स्टॉल ने इस्चेरिचिया कोलाई को क्या किया, एक सोल्यूशन लिया। अब देखिए एमोनियम क्लोराइड का, ये देखिए एक कंटेनर है, इसमें एमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, और इसमें ई कोलाई के सेल को ग्रो कराया। ई कोलाई के सेल को तब तक ग्रो कराया, इसमें ये एमोनियम क्लोराइड है, सोल्यूशन है, इस कंटेनर है। इसमें ये क्या है, ई कोलाई है, इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो इसमें एमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन लिया वो N15 लिया। ई कोलाई को इस सोल्यूशन के अंदर तब तक ग्रो कराए जब तक कि ई कोलाई के डीएनए में, जो भी ई कोलाई का जो डीएनए है, उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में N15 ना आ गया। यानी ई कोलाई इज लेड टू डिवाइड इन दिस सोल्यूशन until both strands of DNA incorporated with N15। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सुनना, अब क्या किए, इस ई कोलाई को निकाले और निकाल करके एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया, एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया। उसमें भी एमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, बट ये जो एमोनियम क्लोराइड है इसमें N15 नहीं है, N14 है। इसमें N14 सोल्यूशन में ई कोलाई को उठाया और लेके इसको हमने ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया। कहां से? N15 से N14 मीडियम में। तो आप जानते हैं जो ई कोलाई है, ई कोलाई में जो जनरेशन टाइम होता है, जनरेशन टाइम वो 20 मिनट होता है। 20 मिनट में एक सेल जो होती है दो में डिवाइड होती है। तो इस देखो, बिना डीएनए रेप्लिकेशन के सेल डिवीजन नहीं होता है। समझाओ अपने आप को, पहले जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे भी पहले क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, फिर सेल डिवीजन होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक पेरेंटल होता है और एक नया होता है, तो दोनों जो चेन है ना वो अलग अलग हो गए। ये देखो 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, यानी फर्स्ट जनरेशन, आप कहोगे फर्स्ट जनरेशन में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। ये दोनों अलग हो जाएंगे। ये देखो N15 अलग हो गए, ये N15 अलग हो गए। और जो नया चेन बनेगा ना, समझो बात को, जो नया चेन बनेगा वो N14 बनेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम एमोनियम क्लोराइड में क्या है, N14। ये देखो ये नया बन गया N14, N14, N14। अब हम इसके अंदर, इसी सेल के अंदर अगर हम 20 मिनट और बाद, यानी टोटल अगर 40 मिनट बाद देखें, अगर हम देखें 40 मिनट बाद, तो फर्स्ट जनरेशन के बदले यहाँ पे बताओ क्या लिखें, सेकंड जनरेशन। जो सेकंड जनरेशन में देखो तो वेरी सिंपल, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो N14 ही बनेगा, क्योंकि हमने मीडियम में जो एमोनियम क्लोराइड लिया है उसमें N15 नहीं N14 है। यानी ये जो बना, ये देखो N15 अलग हो गया, समझो। और ये देखोगे ये N14 अलग हो गया, ये पहले इसको अलग कर दो, ये N14 अलग हो गया। ऐसे ही ये N15 अलग हो गया, ये देखो N15 अलग हो गया, ये देखो ये N14 अलग हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यानी काला लाल काला लाल काला लाल काला लाल अलग हो गए। हाँ, मीडियम में N14 है, हम N14 को रेड से दिखा रहे हैं, N14 की। तो जो नया चेन बनेगा वो N14 ही तो बनेगा। ये देखो N14 सेमी कंजर्वेटिव होता है ना, ये देखो N14, ये देखो N14, ये देखो N14। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, समझो बात को, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है। समझो, हमने कहा कि एक बात देखो, N14, 14, ठीक है। आप देखोगे हमने क्या किया, ये मिस्टेक कर दिया, कलर में हम ही कंफ्यूज हो गए। इधर देखो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। ये देखो काला हमने अलग किया, ये देखो N15 अलग कर दिया, ठीक है। ये लाल अलग हो गया N14, N14 अलग हो गया, ठीक है। ऐसे ये काला अलग हो गया N15, ये लाल अलग हो गया N14। तो जो नया है वो N14 है,
तो अब N14 बनेगा ना, जो नया चेन बनेगा N14 बनेगा। 14 को हमने कैसे दिखाया, रेड से। ये देखो यहाँ पे बना दिया हमने N14, ये देखो ये बना दिया N14, ये देखो ये बना दिया N14, ये देखो ये बना दिया N14। तो अब खुद देखो, यानी 20 मिनट बाद फर्स्ट जनरेशन में दो, ये देखो ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो स्ट्रैंड है। तो आप देख रहे हो दोनों के दोनों हाइब्रिड हैं। और यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो 15-14 हाइब्रिड, 14-14 ये लाइट है। देखो 15-15 हैवी। समझो बात को, यानी हम आपसे कहें ऐसे कि अगर N15 हो, दोनों ही स्ट्रैंड N15, इसको हैवी बोलेंगे, हैवी। अगर एक N15 हो, एक N14 हो, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड। अगर मान लो N14 दोनों हो, N14, तो इसको हम बोलेंगे लाइट। यानी आप देखोगे जो भी डीएनए मॉलिक्यूल, गेट इट, जो भी डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल में तीन तरह की सिचुएशन है उनके स्ट्रैंड की, मे बी हैवी वन, मे बी हाइब्रिड वन, मे बी लाइट वन। 20 मिनट बाद जब देख रहे हो, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल बने हैं और दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल हाइब्रिड है। लेकिन 40 मिनट बाद, सेकंड जनरेशन बाद, आप देखोगे कि ये देखो, ये पहला और ये देखो 10 और 10, ये क्या है? चलो बताओ, ये हाइब्रिड है कि लाइट है? ये और ये बताओ। हाइब्रिड। अच्छा, ये और ये क्या है? हैवी, लाइट। मेरी बात ध्यान से समझना, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आपसे पूछे कि 20 मिनट बाद फर्स्ट जनरेशन में देखो हाइब्रिड और लाइट, देखो हैवी तो बनेगा ही नहीं। अगर तुमसे हम कहें हैवी, तो हैवी तो बनेगा ही नहीं किसी जनरेशन में, क्योंकि हैवी से निकाल के हम लाइट मीडियम में डाल दिए, तो हैवी तो हर जनरेशन में 0 होगा। पेरेंटल जनरेशन में हाइब्रिड है। अगर हम तुमसे कहें क्या पेरेंटल जनरेशन N15 है, हैवी है। लेकिन अगर तुमसे हम F1 जनरेशन में पूछे, अगर क्या है, देखो अगर हम कहें आपसे, यहाँ पे हमने लिख दिया पेरेंटल जनरेशन, यहाँ पे लिखा पेरेंटल, यहाँ पे लिख दिया हमने F1, यहाँ पे लिख दिया F2, यहाँ पे लिख दिया F3, यहाँ पे लिख दिया F4। तो पेरेंटल क्या है? 0 मिनट। F1 कितना मिनट होगा बोलो? 20 मिनट। F2 कितना मिनट? 40। F3 कितना मिनट? 60। F4 कितना मिनट? 80। तो अगर तुमसे हम कहें ये 0 मिनट लिखे हैं, वो मीन नहीं है, 0 मिनट है, मिनट। अगर हम तुमसे कहें हैवी इज टू हाइब्रिड इज टू लाइट का रेशियो लिखने के लिए, तो पेरेंटल देखोगे, यहां पे लिख दिया हमने टाइम, यहां पे लिख दें हैवी इज टू हाइब्रिड इज टू लाइट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पेरेंटल 0 मिनट क्या है? हैवी है, क्या है? 100% है। समझ रहे हो? यानी क्या है? 1:0 ठीक। और 20 मिनट अगर बात करें तो 20 मिनट बाद ये सिचुएशन आ गया। बताओ हैवी क्या होगा? 0। और सुनो, और हाइब्रिड कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल बने, दोनों हाइब्रिड है, तो क्या होगा? 0:2:0। लेकिन अगर 40 मिनट बात करें तो हैवी तो कभी N15 बनेगा ही नहीं, क्योंकि मीडियम N14 है, तो हैवी क्या हो गया? 0। और हाइब्रिड क्या हो गया? देखो 2 बना 2:2। ये जरा सिंप्लीफाई कर दो तो 1:1 का रेशियो आएगा। अगर 60 मिनट बाद, तुम इतना ध्यान रखना, इसको अगर मान लो तुम थर्ड जनरेशन में चले गए 60 मिनट बाद, तो ये देखो 15-14 सब अलग कर दो इनको, और सब में N14 जोड़ दो, तो भी तुम ध्यान रखना कि जो भी हाइब्रिड मॉलिक्यूल होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 2। समझो, हर जनरेशन में हाइब्रिड की संख्या कितनी होगी? 2। यानी अगर हम कहें F3 में 60 मिनट बाद 0:2, समझो अब कितना होगा बताओ? 6 बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे? 8। अरे यार ये देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 स्ट्रैंड अलग होंगे, तो एक नया जोड़ दो तो कितने रह गए? 8। फिर 8 अलग होंगे तो कितने होंगे? 16। तो हाइब्रिड की संख्या देखो, हैवी तो हर में 0 होगा, 80 मिनट बाद F4 जनरेशन पर हाइब्रिड तो 2 ही होगा, लेकिन ये कितना होगा? 14। 40। तो अगर तुमसे हम कहें देखो
अगर हम कह रहे हैं हाइब्रिड और लाइट का रेशियो, हाइब्रिड और लाइट का रेशियो आप देख रहे हो F1 में हाइब्रिड जो पूछेगा हाइब्रिड इज टू लाइट, देख लेना एग्जाम में क्या पूछा है, हाइब्रिड इज टू लाइट पूछा है कि लाइट इज टू हाइब्रिड है, हैवी पूछता ही नहीं है, हैवी तो ऑलवेज 0 होगा। तो F1 में जनरेशन में लगाओगे 0:2 और F2 में लगाओगे क्या, F2 में देखो 2:2 क्या आ गया 1:1 और F3 में लगाओगे क्या, ये देखो 2:6, 2 3 या 6 1:3, ये देखो 2 7 या 14, F4 में आ गया 1:1 बोलो जल्दी 1:7 समझो। F1 में तो 2:0 होगा। F1 में हाँ 2:0 गुड। F2 में 1:1 होगा ना? किसमें 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 F2 1:1 1:1 ये क्या लिख दिया 1:1 1:1 यस 1:1। अगर हम तुमसे पूछें क्या ये हाइब्रिड इज टू लाइट का रेशियो हो गया, हाइब्रिड इज टू लाइट का रेशियो, अगर हम तुमसे पूछे परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड या पूछे क्या परसेंटेज ऑफ लाइट, इधर देखो F1 में हाइब्रिड का परसेंटेज बताओ 100%, 100% और लाइट 0%, और F2 में हाइब्रिड बताओ 50%, और लाइट बताओ 50%, और ये बताओ इसमें कितना आएगा 25%, है 1:3 कितना होगा 25%, लगभग यही आएगा ना। yes sir, ये बताओ अरे आधा करो यार एंड ऑन ठीक है। चलिए ये आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा खटाखट निकाल लोगे, बस ध्यान ही रखना है कि हाइब्रिड किस जो संख्या होती है ऑलवेज फिक्स होती है, वो कितना होता है 2 होता है। देखो ये जो काम है इन्होंने क्या किया, जैसे ये काम किया था मिसेल्सन और स्टॉल ने, ये जो काम किया था मिसेल्सन और स्टॉल ने, मिसेल्सन एंड स्टॉल ने किसने करा था ई कोलाई। अब उन्होंने क्या किया कि सेपरेट 20 मिनट बाद सैंपल लिए, 40 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 80 मिनट बाद जब सैंपल लिए ई कोलाई की कॉलोनी से, तो उसको क्या किया कि उन्होंने क्या है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। एक टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में ले लिया सीजियम क्लोराइड। जब सीजियम क्लोराइड ले लिया तो CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। तो कराने के बाद क्या हुआ कि टेस्ट ट्यूब में जो भारी था वो नीचे आ गया। आप देखोगे जो भी N15 था, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर इसके अंदर बड़ा करके देखिए तो क्या दिखेगा कि आप देखोगे जो नीचे था वो हैवी था N15। जब भी हम इसको लेके इसके अंदर जो बैक्टीरिया है यानी हैवी वाली N15 वाली N15 वाले अमोनियम क्लोराइड की बैक्टीरिया को लेके अगर हम सेडिमेंट कराते थे तो टेस्ट ट्यूब में सबसे भारी N15 भारी होता है, तो जो चीजें भारी होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। तो आप देखोगे जो N15 तक कहाँ था वो नीचे बैठ जाता था। जो हाइब्रिड आ रहा था सीजन क्लोराइड सॉल्यूशन में वो मिडिल में आ रहा था, इसमें N15 नीचे और N14 ऊपर। जो सबसे ऊपर आ रहा था वो क्या रहा था N14। जब इसके सैंपल को लेके एक्सट्रैक्ट जब एनालाइज किया गया तो सेम परसेंटेज मिला। जो थ्योरेटिकल हम ये बोर्ड पे लेके आए हैं यही प्रैक्टिकली जब गिराया हमने लेके क्या सीजियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में, तो सेम परसेंटेज हमें ये जब मिला तो हम क्या है पूरी तरह से मान लिए कि जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसमें ऑलवेज एंड ऑलवेज एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है, जिसमें हर एक जनरेशन में आप देख रहे हो 20 मिनट का टाइम लगता है। 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट के बाद जो हाइब्रिड और लाइट का रेशियो है 2:0, 1:1, 1:3, 1:7 समझो, तो है रफ्तार इतनी तेज हो धड़ से आंसर आए। मुझे F1 में हाइब्रिड और लाइट का रेशियो रटना नहीं, क्या पता लाइट को हाइब्रिड पूछ दे। दिमाग में ट्रिक क्या रखना है, हाइब्रिड की संख्या ऑलवेज ऑलवेज 2 होती है, जो फ्लक्चुएट करते हैं ओपन करते हैं लाइट करते हैं, और हैवी ऑलवेज क्या होता है 0। सारे बच्चे बोलेंगे बोलो हैवी, माइक खोलिए अपने, बोलिए हैवी। हर जनरेशन में 0 होगा,
हर जनरेशन जनरेशन में 0 होगा। बोलो हाइब्रिड, हाइब्रिड हर जनरेशन में हर जनरेशन में फिक्स होगा। फिक्स होगा। कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे हाइब्रिड के? 2 क्या चेंज करेगा? लाइट ये बताओ, जब भी ई कोलाई को कल्चर करने के लिए उन्होंने अमोनियम क्लोराइड लिया कि सीजियम क्लोराइड? सीजियम क्लोराइड बहुत मारेंगे। अमोनियम सेंट्रिफ्यूगेशन कराने के लिए क्या लिया? सीजियम क्लोराइड। हाँ, हो गया। अच्छा चलिए जनरेशन बोलोगे 1 2 3 4, ठीक है। 80 मिनट, 60, थर्ड 40, सेकंड 20, फर्स्ट 80 मिनट बाद। गेट इट? आपको रेशियो बोलना है, रेशियो बोलना है। 80 मिनट के बाद आपको रेशियो बोलिए। लाइट इज टू हाइब्रिड का रेशियो बताओ। 7:1 क्या? 7:1 वेरी गुड। लाइट इज टू हाइब्रिड 7:1, हाइब्रिड इज टू लाइट 1:7 हाँ, तो डरना नहीं है, बायो बहुत आसान है। बायो में जो 90 नाम आ रहे, जो 100 में 100 नाम आ रहे, वो बेवकूफ है। मिटा दें। टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर चलिए हम मिटा देते हैं। इस बार को जो जेनेटिक्स का पेपर होगा वो बहुत अच्छे सवाल दिए हैं। जैसे आपके नीट में, एम्स में पूरा कंसेप्ट खोल देंगे। जो क्वेश्चन की शीट मिली होगी या मिलेगी इस वीक आपको, उसमें आपको थोड़ी सी लगाने में दिक्कत होगी, पर दिक्कत तो कुछ नहीं होगी। थोड़ा सा अगर अप्रोच सॉलिड रखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आप 2000 क्वेश्चन करके उतना नहीं सीख पाएंगे जितना 20 क्वेश्चन में सिखा दूंगा। समझो, ये कुछ लोग इधर उधर की बुक्स लगाते हैं ना, तो उनके लिए मतलब हम बोल रहे हैं आप 20 क्वेश्चन लगाइएगा। आपको 20 क्वेश्चन यानी वो जो है 800 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन के बराबर है। 20 क्वेश्चन, तो उसको लगाइए जरा दिमाग से। क्वेश्चन का लैंग्वेज देके घबराइएगा मत, डरिएगा मत, ठीक है। पूरा सोचिएगा, उसमें कहीं ना कहीं क्लू होगा। जब वो क्लू देख लेंगे तो पेन, जो मतलब आपको पेन है ना, उठाना ही नहीं पड़ेगा। अगर पेन उठाना पड़ रहा है जेनेटिक्स में तो बेवकूफ है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके जेनेटिक्स के सवाल फटाफट निकल रहे हैं? कोई है? लगाया ही नहीं होगा। लगाया, मेरे निकल रहा। लगाया करो, अभी नहीं लगाओगे तो बाद में पायलट हो जाएगा। मैंने डॉक्टर अली से लगाए थे। क्या डॉक्टर अली आउटडेटेड बुक है यार। डॉक्टर अली मेरे टाइम की किताब है, स्टेट पीएमटी हुआ करता था। आप एग्जाम्पलर पकड़ो या कोई भी प्रीवियस ईयर के आए हुए अनसॉल्व लगाओ। डॉक्टर अली यार 2005 की किताब है, ऐसे 15 साल पुरानी किताब है यार। बस क्वेश्चन ठीक ही है सब में। एक बार जानते हो, सारी किताबों में क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम दिए हैं, ठीक है। जो आपको 20 क्वेश्चन दे रहे हैं ना फिल्टर करके, वो जो एकदम जितने आपको जो ऐप पे मिल रहा है या जिनको भी नहीं मिला है वो पीडीएफ मेरे से व्हाट्सएप पे ले लेना, ठीक है। बट वो क्वेश्चन अपने सॉल्व जरूर करना है, बाकी जो मन करे वो करो। सुनना, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो काम मैथ्यू मुसलसन और फ्रैंकलिन स्टाल ने एशेरिचिया कोलाई पे किया, वही काम एक साइंटिस्ट है टेलर ने किया। टेलर ने जो वर्क किया वो किया विसिया फावा। आपने देखा होगा एक पौधा है जिसको बाकला बोलते हैं। बाकला जैसे अरहर होता है, अरहर की दाल बनती है, चने की दाल, मसूर की दाल, वैसे विसिया फावा जो है एक बाकला होता है जिसकी दाल भी बनती है और सब्जी भी बनती है। कच्चा होगा तो सब्जी बनेगा, और नहीं तो जब सूख गया तो दाल बनता है। तो बाकला कौन कौन जानते हैं भाई? कोई जानता है बाकला? क्या बच्चों? बीच बीच में आवाज चली जा रही है। हमने कहा कि आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हमने कहा विसिया फावा। आप देखोगे इसे मतलब हम लोग दाल बनाते हैं, पल्स चावल दाल, रोटी दाल, समझो दाल रोटी लाइक दिस। तो विसिया फावा पे काम किया था किसने? टेलर ने। और टेलर ने क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव
एक्टिव थाइमिडीन, थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था। तो पूछेगा जो काम आपने देखा निसेल्सन और स्टॉल ने ई कोलाई पे किया था, उसी काम को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए विसिया फावा पे किसने काम किया? तो कहोगे टेलर ने। और टेलर ने क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो हमने ये टेलर क्या है? टेलर कपड़ा सिलने वाला की साइंटिस्ट का नाम है? Scientist का नाम. इसका नाम उन्होंने एनिमल्स पे काम किया कि प्लांट पे, कि दोनों पे? प्लांट पे प्लांट का नाम क्या था? विसिया फावा। Vicia fava. उन्होंने क्या है, pyrimidine यूज किया था कि प्यूरिन की थाइमिडीन? Thymidine. नॉर्मल थाइमिडीन की रेडियो एक्टिव थाइमिडीन? Radioactive. रेडियोएक्टिव थाइमिडीन। हाँ। अब ध्यान से सुनना, अगला टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। एकदम रिलैक्स हो जाओ। देखो ये तुम्हें लिखने के लिए भी आएगा और बोर्ड में भी आएगा और नीट में भी आएगा, हर जगह। देखो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। किसी भी एक चैप्टर से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, सिंगल चैप्टर गोइंग टू हैव मैक्सिमम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अभी तक आप सिंपल पढ़ रहे थे, अब आएगा कंटेंट वाला। अब देखो हम जा रहे हैं देखने डीएनए रेप्लिकेशन। हम पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं पढ़ने डीएनए रेप्लिकेशन। तो पहली बात कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, तो तुम कहोगे सर जी डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं, हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं। अगर डीएनए का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाए, समझो वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू अदर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो होता है एस फेज में, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के एस फेज, और सेल साइकिल के एस फेज में होता है। एस फेज किसका हिस्सा है? इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस। व्हेन द सेल इज गोइंग टू प्रिपेयर हरसेल्फ टू डिवाइड, जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए, याद रखिएगा एस फेज। देखो जो भी डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब डीएनए का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में बदल रहा है। जैसे हमने कहा कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो इससे आप देखोगे इससे दो डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। ये पहला डीएनए का मॉलिक्यूल, ये देखो, ये देखो, ये दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल, दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, ये देखो ऐसे। इसको बोलते हैं पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए। और ये जो देख रहे हो आप, इसको हम बोलते हैं डॉटर डीएनए, इसको बोलते हैं डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए। पता है तुमको, अगर हमने कहा था ऐसे ऐसे समझाया था आपको क्या, कि अगर हम पूरा अगर बात करें तो ये क्या है, ये पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी बात करें ये, तो ये क्या है? सेगमेंट, सेगमेंट। लेकिन अगर किसी एक की बात करें तो क्या है? स्ट्रैंड। समझो, तो आप देख रहे हो पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। इन दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में एक पुराना होता है और एक नया होता है। तो इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं क्या? सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि आधा पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और डॉटर स्ट्रैंड नया बनता है। एक डॉटर स्ट्रैंड नया बनेगा, एक पेरेंटल रहेगा। समझो, ये जो भी डॉटर स्ट्रैंड आप देख रहे हो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। समझो, तो इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। इसमें आप देखोगे दो स्टेप होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। आप देखोगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है? बोलो। हाँ सर। यस सर। देखो थोड़ा सा एकदम रिलैक्स हो जाओ। ये नहीं कि हम कोई बहुत चीज बड़ी चीज पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है बेटा। हमें कह रहे हैं जैसे मान लो कि हमें ना जैसे क्या है, घड़ी पहननी है, तो हम क्या करेंगे, इसको घड़ी जो है खोल दिए, ठीक है। अब देखो, अब पहनना है तो हम क्या करेंगे, हाथ में डालेंगे
और डालने के बाद ये बंद कर देंगे, ये सड़क के गिरे नहीं। अब कपड़ा जो है पहनना है तो क्या है, कपड़ा डालेंगे, बटन बंद कर लेंगे। ऐसे जब पैंट पहनते हैं, पैंट तो पैंट के नीचे जिप होती है, जिप जिप बंद करते हैं, बंद करना या जिप खोलना, समझो बात को। तो जिप समझ रहे हो, जिप? Yes, sir. अरे समझ अब क्या बोलने हैं, हमें कह रहे जिप जो होता है ना, जिप करना। जैसे कैसे कभी कभी क्या होता है कि कहीं चले गए और जिप नहीं किया, तो कहते हैं भाई साहब जिप कर लीजिए, मतलब चेन खुली रह गई, बंद कर लीजिए। समझो, क्लास में जाने के पहले तो पहले हाथ तो जाता है सही जगह, भैया बंद है कि नहीं है जिप, समझो। तो जिप नहीं का अंग्रेजी का शब्द है, ये नहीं जिप बायोलॉजी आ गया, हम रट रहे जिप 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 जिप। अरे बुद्धू का, जो पैंट में होता है जिप, जो शर्ट में होता है जिप, बंद करने वाला खोलने वाला, समझ रहे हो? तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है ये ऐसे बंधे होते हैं, तो इसको खुलना क्या है, अनजिपिंग। यानी जो डीएनए एप्लीकेशन में पहला स्टेप है उसका नाम है अनजिपिंग, UNZIPPING, अनजिपिंग। समझो जरा ध्यान से। The first step in DNA replication is known as unzipping. Unzipping is not a biological word. Unzipping is an English word which means separation. या तुम कहोगे क्या, अनजिप का मतलब क्या है? जिप करना मतलब बंद कर देना, पास आ जाना। अनजिप करना नहीं, बिछड़ जाना, दूर हो जाना, खुल जाना। तो डीएनए जो लपटियाया हुआ है बिल्कुल, इसका खुलना क्या, अनजिपिंग। तो इसको बोलोगे क्या, सेपरेशन, सेपरेशन, सेपरेशन of both strand of DNA। अच्छा सुनो 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 सुनो, अच्छा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पास क्यों थे? इनमें कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा ना जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को पास रखता होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब ये अलग हो रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होगा। Yes, sir. You know what? During unzipping, what we are going to see separation of both strand of DNA due to breakage of hydrogen bond. Breakage of hydrogen bond. डीएनए रेप्लिकेशन में जो पहला स्टेप आप देख रहे हैं उसको हम अनजिपिंग कहते हैं। अनजिपिंग का मतलब होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का अलग अलग होना। ये अलग अलग दोनों स्ट्रैंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। समझना, हम एक चीज कहें, अगर एक सेल की बात करें तो किसी भी एक टाइम पे 5000 से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो अगर किसी एक टाइम पे 5000 से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हर एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना। हम ये भी जानते हैं कि लिविंग सिस्टम में घटने वाली हर एक केमिकल रिएक्शन एंजाइमेटिकली कंट्रोल होती है। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो कोई ना कोई एंजाइम होगी जो इसको तोड़ रही होगी, यानी जो अनजिपिंग के लिए जिम्मेदार होगी। आई मीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर रही होगी, आई मीन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रही होगी। हम कहें अनजिपिंग मतलब मैं कह रहा हूं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का सेपरेशन, मतलब मैं कह रहा हूं ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब मैं कह रहा हूं कोई ना कोई एंजाइम का एक्शन, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। तो वी आर गोइंग टू डिफाइन अनजिपिंग कैसे, सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बाय हेलिकेज। द नेम ऑफ द एंजाइम इज बाय हेलिकेज। बाय हेलिकेज यानी वो एंजाइम जो अनजिपिंग कराती है, वह एंजाइम जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करती है, वह एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ती है, उसका नाम हेलिकेज है। ये दुनिया उसे स्वीविलेज के नाम से जानती है। हेलिकेज का दूसरा नाम स्वीविलेज है। हेलिकेज बोले तो स्वीविलेज बोले तो एक ही बात। ऐसा है, देखो जैसे मान लो कि कहीं गए खाना खाने के लिए, जैसे मान लो क्या है, तुमने बुलाया सर आइए हमारे यहाँ डिनर पे, हम तुम्हारे यहाँ डिनर पे गए, तुमने सोचा अच्छा खाना खिलाएं इनको, तो क्या करोगे, खाने के पहले सूप दोगे कि खाने के बाद दोगे? अरे आऊंगा नहीं, कोरोना पीरियड में डरो मत। मान लो अगर तुमने बुलाया या कहीं गए तुम, या तुमको हमने बुलाया, क्या हम तुम्हें डिनर कराते हैं, मस्त लेके गए डिनर कराने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें सूप खाने के पहले देंगे कि खाने के बाद देंगे? पहले। क्यों देंगे पहले? बताओगे? क्योंकि एपेटाइजर है। एपेटाइजर का मतलब क्या, भूख बढ़ाएगा, भूख बढ़ाएगा।
जहाँ खाना होगा एक पूरी वहां पे 2 खाओगे। समझो, गांव में जाते होगे तो क्या है, गांव में लोग पहले मिश्री देते थे। मिश्री समझ रहे हो, वो सफेद कलर का चीनी जैसा होता है, बहुत मस्त चीज होता है, नुकसान नहीं करता है। मिश्री कोई जानता है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो जैसे मिश्री है या गुड़ दे दिया किसी को, तो उसको खा के जब खाओगे, मतलब गुड़ खा के जब पानी पियोगे तो कम पियोगे कि ज्यादा? ज्यादा मतलब पानी पीने की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी? फास्ट। तो ऐसे ही, ऐसे ध्यान रखना कि इस स्वीवलेज के एक्शन के लिए, मतलब हेलिकेज के एक्शन के लिए, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अलग होने के लिए, मतलब हाइड्रोजन बांड के तोड़ने के लिए जो एक्साइटेड करता है वो मैग्नीशियम आयन करता है। What do you mean? During unzipping, magnesium ion Mg2 positive attach cofactor. ऐसे ध्यान रखना, ऐसे याद रखना, दुनिया की जितनी भी एंजाइम्स रेगुलेटरी एंजाइम की कैटेगरी में आती है, जैसे हमने हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस में चाहिए, रूबिस्को फोटोसिंथेसिस में, पेप्को इवन डीएनए के फॉर्मेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, सुन लो, हेक्सोकाइनेज, रूबिस्को, पेप्को, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, सब में कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन होता है। मैग्नीशियम कितना ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारे लिए, तुम सोच नहीं सकते। डेली तुम लोगों को 5 से 6 बादाम खाना चाहिए, क्योंकि बादाम जो होता है स्टोर हाउस ऑफ मैग्नीशियम होता है। क्योंकि तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम्हारे ब्रेन्स में सेल ना डेवलप हो रही है अभी, क्योंकि सब जो है तुम लोग 20 ईयर से नीचे के होगे, तो तुमको मैग्नीशियम आयन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तुम्हारी पूरे बॉडी में मसल रिलैक्सर का काम करता है, हड्डियां मजबूत करेगा। यही नहीं, तुम्हारी सेल जो है खिलखिला के हंस पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 24 घंटे में तुम्हारी सेल रेप्लिकेट होती है। तो सोचो, तुम्हारे बॉडी में 10^14 सेल है, तो कितना तुमको मैग्नीशियम आयन चाहिए? सोचो तुम, सोचो, बिना मैग्नीशियम के डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट किस आयन का है? तो कहोगे मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू फंक्शन। मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर अनजिपिंग। समझो, मैग्नीशियम आयन एक्ट एज कोफैक्टर। तो आपसे हम कहेंगे, जैसे मान लो कि अनजिपिंग यहाँ हो रहा है, ठीक है, तो सुनो, ऐसा नहीं है कि अनजिपिंग जो है डीएनए में कहीं से, जैसे ये पेरेंट डीएनए है, इसे डॉटर डीएनए बन रहा है, तो अनजिपिंग कहाँ होगी? इसमें ऊपर होगी कि नीचे होगी, बीच में होगी? बताओ अनजिपिंग कहाँ होगी? वेयर डज, मतलब अनजिपिंग कहाँ, अनजिपिंग का साइट क्या है? अनजिपिंग कहाँ होगा? अनजिपिंग कहाँ होगा? साइट क्या है बताओ? हाँ, पिछले लेक्चर में पढ़ा। अच्छा, तुमने पढ़ाया नहीं था ना? ना, जो अनजिपिंग होता है पढ़ाया था। यस सर। Unzipping occur at fixed place. Unzipping occur at fixed place. उस fixed place को बोलते हैं उराई। वो झांसी वाला उराई नहीं, उराई, origin of replication। जो origin of replication है वो प्रोकैरियोट में 1 है। ये जो उराई है, जल्दी बताओ, प्रोकैरियोट में 1 और यूकैरियोट में many। कितने प्यारे बच्चे हो, सोचो, सब याद है तुम लोगों को। सच बोल रहा हूँ, फर्जी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा रहे, तुम कॉन्फिडेंस के लायक हो। हमने क्या बोला? अनजिपिंग देख रहे हैं आप, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है, हेलिकेज ने अपना काम कर दिखाया है। मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर का काम करता है। जो अनजिपिंग है ये फिक्स प्लेस पे होता है, जिसको बोलते हैं ओराई, और ओराई का नाम है क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसकी संख्या प्रोकैरियोट में 1 होती है, यूकैरियोट में मेनी होती है। अच्छा, एनसीईआरटी ना कहेगी ये चीजें ना कि आगे पढ़ोगे, जब आगे जाओगे तो कहेगी, ये कहेगी कि बायोटेक में पढ़ोगे। जब तुम बायोटेक में पढ़ोगे तो कहेगी तुम मॉलिक्यूलर में पढ़ चुके हो, मतलब देगा ये झांसा। समझो, बट हम इसीलिए ना, जैसे क्या है कि यहाँ पे तुम्हारे जो किताब है यहाँ पे बहुत कम है, कह रहा है कि अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे। जब अगले चैप्टर में बायोटेक में जाओगे तो ये कहेगा कि मॉलिक्यूलर में पढ़ चुके हो। समझो, ये झांसा दे जाएगी तुम्हें, बट सवाल पूछेगा तो फंसा देगा, पर तुम नहीं फंसोगे, तुम पूरा लिखना है ऐसे ही। अब एक सवाल उठता है क्या कि अनजिपिंग जो फिक्स जगह पे होता है ओराई, तो ओराई पे क्या होता है? जैसे मान लो हमने कहा कि लेट अस सपोज ये ओराई है, तो ये ओराई क्या तो क्या होगा? ओराई में कौन सी एंजाइम काम करेगी? तो ऐसे याद रखना, एट ओराई यानी जो भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, एट ओराई एक एंजाइम है जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज।
कुछ कह रहा हूं आपसे, समझो। हमने कहा एट ओराई टोपो आइसोमरेज, कितना क्यूट नाम है टोपो, टोपो आइसोमरेज। गेट इट, गेट इट। Yes, sir. बोलो गेटिंग। जब गेटिंग हो रहा है तो गेटिंग बोलोगे, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, हमें कैसे पता। गेट इट। Yes, sir. एट हो रहा है, हाँ। किसी ने मुझे याद किया क्या? ऊपर वाला भी देख रहा होगा कि अजब पागल है, कैमरे की तरफ देख के बोल रहा है कि किसी ने याद किया क्या। कुछ डाउट है कि आगे बढ़े? बोलो सर आगे बढ़िए। हाँ। एट ओराई टोपो आइसोमरेज कट्स, कट्स माने काटना। एट ओराई टोपो आइसोमरेज कट्स इन वन स्ट्रैंड, इन वन स्ट्रैंड। गेट इट। टोपो आइसोमरेज किसी एक स्ट्रैंड में काटेगा, ऐसे समझना। अगर हमने कहा कि ये देखो ऐसे है, तो टोपो आइसोमरेज जो है, अगर मान लो काटा, यहाँ काटा, यहाँ, तो ऐसे काटेगा। ऐसे काटेगा तो ये पूरा जो ऐसे आ जाएगा, ये हेलिक्स ऊपर का, ये नीचे का हेलिक्स, आप देखोगे ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर भी हेलिक्स होगा, नीचे भी हेलिक्स होगा। ये टोपो आइसोमरेज ने काटा, और ये देखो, ये देखो, ये ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे ही, ऐसे ये बन गया। इसको बोलते हैं वाई से। एट ओराई टोपो आइसोमरेज कट्स इन वन स्ट्रैंड, देयरफॉर वाई शेप replication fork is produced। मेरी बात ध्यान से सुनना। At Orai, topo isomerase cuts in one strand. As a result of this, Y-shape replication fork is produced। तो replication fork वो जगह होता है जहां पे DNA replication होता है, जहां पे DNA replication होता है, ये वो जगह है। अच्छा जरा एक चीज सुनो, देखो घबराओ मत, ये चैप्टर हमें मतलब ये वाला टॉपिक कल फिर पढ़ाऊंगा एक बार, तब जाके दिमाग में बैठेगा। हम कह रहे जरा इमेजिन करो मैं एक लड़की हूँ, खूब लंबे लंबे बाल है हमारे, खूब लंबे लंबे बाल है ऐसे। हमने क्या किया, दो मतलब बालों को पकड़ के चोटी बना लिया, कस की चोटी बना लिया। कितने चोटी? कम से कम 200 चोटी खूब। अब बना के सारी चोटियों को टॉवल से कस के बांध दिया, और बांधने के बाद सो गए। सुबह जब उठे तो एक एक चोटी खोल दे, भाई साहब एकदम स्ट्रेट हेयर के बाद भी एकदम कर्ली बाउंसी हेयर, किसी मेकअप की जरूरत नहीं। इस बात को समझ रहे हैं? अब उसको सीधा करना पड़े, अगर सुलझाना पड़े, तो समझ में तो उनको आता है जितने जिनके बाल होंगे। बहुत टिपिकल होगा, क्योंकि क्या होगा कि सारे बाल टेढ़े हो जाएंगे, समझो। अब लड़के कहेंगे सर जी हमारे बाल तो है नहीं, हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे ढील हो जाए। हम क्या, गांव में अगर भैंस की रस्सी तुमने देखी होगी, तो भैंस की रस्सी बांधे होते हैं। अगर रस्सी को काट दो तो जब खोलोगे तो ऐसे 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 गोल 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 घूमेगा, यानी डीएनए जो देखोगे ऐसे लपेटा गया है एकदम। तो जब खुलेगा तो ऐसे ऐसे गोल 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 लूप बनेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं जरा समझना, जो भी डीएनए है वो आप देखोगे ऐसे डबल हेलिकल है, समझो। लेकिन जब इसको खोलोगे तो ऐसे 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 लूप ना बना ले, ऐसे ऐसे लूप ना बना ले। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो भी डीएनए है वो डबल हेलिकल है। जब टोपो आइसोमरेज काटेगा वो वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क के बना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कटने के बाद ऐसे ऐसे लूप बना ले, या ये यहाँ पे ऐसे 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 लूप बना ले। ये तो लूप बन गया तो भैया डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना, ये क्या पे प्रोटीन होता है, एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन प्रिवेंट लूप फॉर्मेशन, प्रिवेंट लूप फॉर्मेशन। यानी अनजिपिंग के बाद जो आप देख रहे हो एसएसबी प्रोटीन काम करती है। एसएसबी प्रोटीन, इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन के बारे में पढ़ा रहा हूं। एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लूप। यानी वह प्रोटीन जो अनजिपिंग के बाद डीएनए के स्ट्रैंड में जो भी रेप्लिकेशन फॉर्क बनाए उसमें लूप ना बन जाए, उसको रोकने का काम एसएसबी प्रोटीन करती है। अच्छा जरा समझना, मान लो हमने चोटी और चोटी खोला 1 हफ्ते बाद, उसके बाद अगर हमने खोला
चोटी को एक बार, तो एक बार बताओ वो खुल के अपने आप कहेगा क्या लो मैं खुल गई, कि फिर जो है लपटी आ जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा, रिकॉइल कर जाएगा दोबारा। तो ये भी तो हो सकता है ये काटा हमने पर फिर ये रिकॉइल कर जाए, तो दोबारा रिकॉइल मतलब हेलिक्स दोबारा ना बन जाए। उसके लिए आप देख रहे हो एक और प्रोटीन यहाँ पे काम करती है, हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, जो हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हेलिक्स, प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हेलिक्स। डीएनए एप्लीकेशन में जो भी डीएनए के, ये देखो ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, एक हेलिक्स में 1 हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं। सबको पता है ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सब पता है आपको। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक एक हेलिक्स एक एक बार खुलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज थर्मोडायनेमिकली अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। द एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन डू नॉट कम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जैसे आप देखते हो तुम्हारे मोहल्ले में जो बिजली आती है कैसे आती है, पावर हाउस से। तो आप देख रहे हो सेल में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो सेल का ट्रांसफार्मर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूरी एनर्जी के लिए सेल के अंदर सब किस पे डिपेंड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे। पर डीएनए रेप्लिकेशन की जो एनर्जी है वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आती है। द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी हाई। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट एबल टू, या माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। समझो बात को, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है डीएनए रेप्लिकेशन का वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आती है। आप देखोगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हेलिक्स 1 बाय 1 करके खुलता है, एक एक हेलिक्स खुलेगा, एक एक हेलिक्स खुलेगा। तो आप देख रहे हो एक एक हेलिक्स खुलेगा, उसके बाद जो आखिरी स्टेप होगा उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, जो भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन होगा उसका जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। और जो एंजाइम होती है वो डीएनए से ही डीएनए बनाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दिस एंजाइम इज गोइंग टू हैव a very high degree of accuracy along with a very high speed। यानी इस एंजाइम की जो स्पीड है वो काबिले तारीफ है, हजारों की तादाद में बेसेस को पॉलीमराइज कर देती है 1 सेकेंड में। तो डीएनए रेप्लिकेशन के जो एंजाइम है उसका नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इस एंजाइम का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, और न्यू चेन का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। और जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये पूरी दुनिया में चर्चित एंजाइम है। इस एंजाइम के काम करने के लिए फिर मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर की तरह काम करता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज गोइंग टू हैव a very high speed with a very high degree of accuracy, because any mistake during DNA replication leads to mutation, which is common in plant, in cancerous in animal। DNA replication में कभी कोई मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि DNA replication में अगर मिस्टेक हो गया तो म्यूटेशन हो जाएगा, जिसे जीनोटाइप बदल जाएगा, फिनोटाइप बदल जाएगा। समझो बात को। यानी तुमसे जरा पूछ ले एक बात जल्दी जल्दी, ये बताओ कि डीएनए रेप्लिकेशन में मेनली कितने स्टेप होते हैं? 2। बोलो पहला क्या है? अनजिपिंग, दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। देखो ध्यान से, जो भी अनजिपिंग है उसमें कौन कोफैक्टर का तरह काम करता है? मैग्नीशियम आयन। अच्छा एक बात बताओ, अनजिपिंग का मतलब डीएनए जुड़ रहा है कि टूट रहा है? टूट रहा है। अच्छा कोई टूटता कब है, फेवरेबल कंडीशन में कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। डीएनए एसिडिक होता है कि बेसिक? एसिडिक। तो उसके लिए अनफेवरेबल एसिडिक होगा कि अल्कलाइन? अल्कलाइन। वेरी गुड। जो भी डीएनए की रेप्लिकेशन की अनजिपिंग होती है, ये मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर, और ये किस मीडियम होता है? अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम, यानी जब डीएनए रेप्लिकेशन में अनजिपिंग करना होता है तो उस समय मीडियम अल्कलाइन किया जाता है। ये तुमसे पूछेगा अनजिपिंग में मीडियम क्या है? अल्कलाइन। कोफैक्टर क्या है? मैग्नीशियम आयन। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ेगा? हेलिकेज। कहां टूटेगा? ओराई पे। ओराई पे कौन एंजाइम काम करेगी? टोपोआइसोमेरेज। क्या करेगी? कट करेगी। किसको करेगी? 1 स्ट्रैंड। क्या बनेगा? वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर किस प्रोड्यूस। वो कौन सी प्रोटीन है जो लूप फॉर्मेशन से रोकती है?
SSB एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है? single Single stranded DNA binding protein. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। Protein. अच्छा एक बात बता दो, वो कौन सी प्रोटीन है जो रीफॉर्मेशन ऑफ हेलिक्स को रोकती है? helix Destabilizing protein. एक हेलिक्स पे कितने बेस पेयर होते हैं? 10. ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2. जी और सी के बीच में 3. एक मॉलिक्यूल में कई सेगमेंट की, एक सेगमेंट में कई मॉलिक्यूल, एक molecule मॉलिक्यूल में कई सेगमेंट एक सेगमेंट में कई स्ट्रैंड की, एक स्ट्रैंड में कई सेगमेंट, एक एक strand में कई सेगमेंट में कई एक स्ट्रैंड में कई सेगमेंट segments है। एक सेगमेंट में 2 स्ट्रैंड। ये देखो किसी भी एक सेगमेंट, ये सेगमेंट है ना, इसमें कितने स्ट्रैंड होंगे? तो तुम ना धीरे धीरे देखो, बूंद बूंद से तालाब भरता है। एक और एक 11 होते हैं, और एक एक 2 भी होते हैं, और एक एक 0 भी हो जाते हैं। समझो, थोड़ा सा मेहनत करो। 12 के साथ सेलेक्ट होने का मजा अलग है, और अपने नाम के साथ फर्स्ट रैंक लगा के बड़ा मजा है। समझे? चलो, वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच। कल यहीं से, अभी खत्म नहीं हुआ है, माहौल बनाया हूं डीएनए एप्लीकेशन का। कल डीएनए एप्लीकेशन कराऊंगा। थैंक यू सर। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो पूछेगा, हेजिटेट नहीं करेगा, डरेगा नहीं।